So today we are talking about 10 tips that are definitely gonna help you in your IELTS exam. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश राजी बाजी मज़े में होंगे। मेरा नाम है अरबाब और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे टिप्स की जिससे आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में फ़ायदा होगा। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टिप्स बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये सब मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। ये जो कुछ भी है ये मेरे अपने टेस्ट देने के एक्सपीरियंस के टिप्स हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टिप है ना, वो किसी भी टेस्ट से रिलेटेड है। ये एक जनरल टिप है, सिर्फ IELTS से रिलेटेड नहीं है। कभी भी आपने ज़िंदगी में कोई भी टेस्ट देना हो, सबसे पहले आपको उसका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। चाहे आप ये समझते हो कि मैं कितनी ही बड़ी तोप हूँ इंग्लिश में, मैं तो इजीली क्लियर कर लूँगा, लेकिन अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता, आपको नहीं पता कि वहाँ पे सवाल किस तरह के किए जाते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एग्जाम्स में और आपने किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, तो यू कैन नॉट स्कोर वेल इन IELTS। तो सबसे पहला टिप जो है वो है गेटिंग टू नो द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। उसमें ये समझने की कोशिश करें कि कितने पोर्शंस हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आप IELTS की तैयारी करने लगे हैं तो आपने उसकी मार्किंग स्कीम को समझना है और ये समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और किस तरह आपने उनको सॉल्व करना है। इसी पॉइंट की कंटिन्यूएशन में सेकंड पॉइंट आता है, वो है द टारगेट ऑफ योर एग्जाम्स। मतलब आप इस एग्जाम में स्कोर क्या करना चाह रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए IELTS दे रहे हैं। अगर तो आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। अगर आप किसी PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। तो मेरे केस में आई न्यू कि मुझे 6.5 ओवरऑल चाहिए और 6 इन ऑल चाहिए। तो आप लोगों ने भी ये देखना है कि कितने बैंड्स आपको चाहिए, उसके मुताबिक फिर आप प्रिपरेशन करेंगे। कितनी ज़्यादा स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट कि टारगेट आपको पता होना चाहिए, उसके मुताबिक ही आप फिर अपनी प्रिपरेशन करेंगे। फिर आपको पता होगा कि कितने दिन मुझे चाहिए, कितने टाइम लगेगा मुझे इतना स्कोर करने में। उसके बाद जो थर्ड टिप है, आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ ऑल, वो है प्रैक्टिस। आपको जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश आती है, आप जितनी मर्जी बड़ी तोप है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट स्कोर वेल। प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट के ऊपर ढेर वेबसाइट्स पड़ी हैं जिनके ऊपर IELTS के मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह करके हर महीने 2-2 मॉक टेस्ट अपलोड हुए होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे। तो आप लोगों ने जाना है उन मॉक टेस्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करना है। और अगर आपके शुरू में मार्क्स कम आते हैं, आपने घबराना नहीं है, शुरू में सबके कम आते हैं। पहले 10 में तो शायद आपके बिल्कुल लो स्कोरिंग, उसके बाद आपको टेस्ट की समझ आना शुरू होगी। आपको पता चलेगा अटेम्प्ट कैसे करनी है, किस तरह से क्या मिस्टेक्स आपकी बार बार हो रही है, उनको आप ठीक करेंगे। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। और जो एक हवा बना हुआ है कि IELTS पता नहीं कितनी बड़ी बला है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए नहीं रहेगा। अच्छा, उसके बाद एक बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है जो मेरे फ्रेंड्स भी करते रहे और दूसरे लोग भी करते हैं, वो है कि अब ये समझते हैं कि यार इंग्लिश का टेस्ट है तो शायद इसमें इंग्लिश बोलने के लिए ना कुछ आपने अपने से ही अंग्रेज़ों की नकल करनी है। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने उनका एक्सेंट कॉपी नहीं करना, आप लोगों ने अंग्रेज़ बनने की कोशिश नहीं करनी। आपने अपने एक्सेंट में जो इंग्लिश आपको आती है उस एक्सेंट में बोलनी है, उसमें समझाने की कोशिश करनी है। अगर आपका नेचुरली कोई एक्सेंट है तो फिर दैट डज़ नॉट मैटर फॉर यू, फिर आप उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बना के बोलना चाह रहे हैं तो जो एग्जामिनर आपके सामने बैठा है ना, वो पता नहीं कितने सालों से एग्जाम ले रहा होगा, उसको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा फेक कर रहा है, इसको आती जाती कोई नहीं है और ये बनाने की कोशिश कर रहा है। और आपने सेंटेंसेस याद किए हुए हैं तो वो भी आपको बहुत मसला करेगा। जो नेचुरल आपका एक्सेंट है, जो नेचुरल आपकी वोकेबलरी है, उसको बोलनी है। अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव ज़रूर करें, लेकिन उसके अंदर मुश्किल चीज़ें ना डालें, ऐसे लफ्ज़ ना ऐड करें उसके अंदर कि वो बहुत ऑब्वियस हो जाए कि यार ये लफ्ज़ तो अंग्रेज़ भी अपनी इंग्लिश में नहीं बोलते, ये बंदा कहाँ से बोलने लग गया, ये सीख क्या है। आप लोगों ने वो लफ्ज़ यूज़ करने, अपनी वोकैबुलरी में वो लफ्ज़ ऐड करने कि जो वाकई नेचुरली यूज़ होते हों। बहुत ओवर नहीं होना, ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करेंगे तो जो एग्जामिनर बैठा है उसके हाथ में आपके मार्क्स हैं, उसको अच्छे से पता है कि यार कितने पानी में ये बंदा है और ये बनने की कोशिश कर रहा है, इसको आती जाती कोई नहीं है। तो फिर वो आपका एक बुरा इंप्रेशन डालेगी और शायद उससे आपके ग्रेड्स कम होते जाएँ। अब ये एक चीज़ होती है कि जिस जगह आप पैदा हुए ना, उसके हिसाब से आपका एक्सेंट चेंज होता है। मदर टंग इन्फ्लुएंस से कहते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी उसका एक टच आ रहा होगा, तो उससे आपने डरना नहीं है। आपने बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, वो उसके वर्ड्स ठीक है और वो समझ आ रही, मैं कन्वे कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अगला बंदा परेशान हो रहा है कि ये क्या बोल रहा है, उसको समझ कुछ नहीं आ रही। आप लोगों ने आहिस्ता से बोलना है, तमीज़ से बोलना है। इतना तेज़ फर इंग्लिश के मार्क्स नहीं है। मार्क्स इस चीज़ के होते हैं कि फ्लुएंसी कैसी, आप फ्लुएंट होने चाहिए और आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और समझ आनी चाहिए बात। मेन मकसद ये है कि आप एक वैसे ही सोचें ना कि यार आपसे टेस्ट लिए क्यों जा रहा है कि आप दूसरे मुल्क जाकर जब इंग्लिश बोलो तो आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सको। तो आपने इस तरह की इंग्लिश बोलनी कि जिसमें कम्युनिकेशन बहुत वाज़ेह हो। ऐसा ना हो कि आप बस फोर्स कर रहे हो या फिर उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो है इंग्लिश उसको वैसे ही रहने दें। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जो लिसनिंग और रीडिंग वाला पोर्शन है, उसमें मैं आपको एक टिप देता हूँ। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जिस तरह हम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी करते रहे थे कि यार कोई चीज़ छोड़नी नहीं है।
अटेम्प्ट सब कुछ करके आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर गलत भी लिख देते हैं ना तो ना लिखने से बेहतर है वो। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपसे कोई भी चीज़ छूटे ना। अगर आपसे लेट सपोज कोई लिसनिंग में कोई पॉइंट स्किप हो गया तो आप उसको फिलहाल के लिए स्किप कर दें, बाकी पेपर अटेम्प्ट कर लें, लेकिन बाद में आपको जो 2-4 मिनट मिलेंगे उसके अंदर उसको कुछ ना कुछ फिल कर दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उससे अच्छा है शायद तुक्का ही लग जाए। अब तुक्का लगाने के भी तरीके होते हैं। लेट सपोज आपके पास MCQs है, आप लोगों ने अगर MCQs में तुक्का लगाना है ना, लगाना ज़रूर है, खाली नहीं छोड़ना। आप लोगों ने अगर MCQs में तुक्का लगाना है तो आपने सबसे पहले देखना है कि यार इसमें से चारों में से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं कि जो कि हो ही नहीं सकते। अब बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं कि 1-2 तो ऐसे हैं ना कि जो हो ही नहीं सकते, बाकी लेट सपोज 4 ऑप्शन है, आप कहते हैं D और C तो हो ही नहीं सकते, A या B में से है। अब आपके देखें ना, आपने 2 ऑप्शंस वैसे ही निकाल दिए तो आपके पास तुक्का लगने के चांस 50% हो गए कि यार इन दोनों में से एक है, या ये है। आप जिस पे भी टिक कर देंगे, अगर वो ठीक हुआ तो आपकी नसीब, अगर ना ठीक हुआ तब भी आपकी नसीब, लेकिन आपके चांसेस ऑफ गेटिंग राइट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, एक टिप मैं आपको राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी थी, वहाँ से मैंने ये पॉइंट देखा। आपने जब भी ऐसे लिखना है ना, उसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स या ऐसी कोई चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। उससे होता क्या है कि आपका पेन रुकता नहीं है। आपका अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आपको पता होगा यार चलो स्टार्ट तो मैं कर ही दूंगा। तो यूट्यूब के ऊपर जाके आप लोगों ने वो वीडियोस देखनी है राइटिंग टेम्पलेट्स वाली। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि एटलीस्ट आप पेपर स्टार्ट फ़ौरन कर देंगे। फिर ये नहीं होगा कि आप बैठ के बस सोच रहे हैं मैं पहला पैराग्राफ पहली लाइन क्या लिखूं, पहली लाइन में इंप्रेशन डालना है, पहले ये करना है, पहले वो करना है, उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा। तो अगर आपके जहन में कुछ टेम्पलेट्स होंगी, आपको पता होगा पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और एंड देन कंक्लूजन, तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। और उसके अंदर वो आपको बाकायदा इंट्रोडक्शन के भी टेम्पलेट्स दिखाएंगे, कंक्लूजन के भी टेम्पलेट्स दिखाएंगे, बॉडी पैराग्राफ्स के भी टेम्पलेट्स दिखाएंगे। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको पता होगा यार चलो पहली लाइन हम इस तरह से बना सकते हैं, दूसरी लाइन हम इस तरह से बना सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपका टाइम बहुत कम ज़ाया होगा। अक्सर लोग होते हैं कि वो राइटिंग में अब 200-250 वर्ड्स लिखे हैं, उन्होंने आपसे 250 वर्ड्स की ऐसे मांगा है। अब आप लोग ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में 800-800 लफ्ज़ 600 लफ्ज़ लिख देंगे। उसके अंदर देखिए मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होंगे, गलती करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी, मतलब आपके ग्रेड कम होते जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि अगर 250 लिखे है ना तो आप मैक्सिमम 300-350 तक उसको खींच के ले जाओ, लेकिन एक्यूरेट लिखो, कोई गलती ना करो। ये बेहतर होगा उससे कि आप 600 वर्ड्स का लिखो और 600 वर्ड्स में से आप 250 गलतियाँ करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप 250 वर्ड्स के लिखें, उसमें गलती कोई ना करें। अब जो टिप मैं देने लगा हूँ ना, ये रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। रीडिंग का जब आपने पैसेज सॉल्व करना शुरू करना है ना, तो 2 सिनेरियो होंगे। या तो आपको उस पैसेज के बारे में पहले से आइडिया होगा, या तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा। तो आपने बस एक चीज़ जहन में रखनी है, चाहे आपको वो पैराग्राफ आपने पहले कभी ज़िंदगी में उसके बारे में सुना है या कभी नहीं सुना, आपने ऐसे ही उसको डील करना जैसे आप पहली दफ़ा कर रहे हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि बाज़ औक़ात ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो बिल्कुल ही जनरल नॉलेज वाले होते हैं, लेकिन वो पैराग्राफ में लिखा ही नहीं होता। अब वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होगा। अब उसके अंदर उसने कोई ऐसी चीज़ पूछ ली है कि जो पैराग्राफ में है ही नहीं, लेकिन आपको पहले से पता है, आप उसको ट्रू कर देंगे या फॉल्स कर देंगे, हालांकि उसने पैराग्राफ में बात ही नहीं की, तो वो नॉट गिवन उसका आंसर था। तो आप लोगों ने वो चीज़ लिखनी है जो पैराग्राफ में मेंशन्ड है। अगर पैराग्राफ में नहीं लिखा उसके बारे में कुछ, तो चाहे वो जितनी मर्जी बात सच है, चाहे वो जितनी मर्जी बात झूठ है, आपने उसके ऊपर टिक नहीं करना, क्योंकि वो पैराग्राफ में नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इससे एक इमेज ये जाता है, एग्जामिनर कहेगा यार देखो इसको तो समझ ही नहीं आ रही, पैराग्राफ में तो लिखा ही नहीं है, ये अपने प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक टिक करता जा रहा है। आपको वो जज करना चाह रहा है कि यार किस तरह से ये बंदा इसको डील करता है। अच्छा, अगला टिप ये है कि इस टेस्ट में आपने याद रखना है कि ये सिर्फ लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, इसमें आपका दिमाग भी चेक हो रहा है। इसमें बहुत से तरीक़ों से आपको ना फंसाने की कोशिश की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब हम सबको पता है कि लिसनिंग में जो ऑडियो है वो ना एक दफ़ा ही प्ले होना है। तो उन्होंने एक साइकोलॉजिकली आपको पहले से रेडी कर दिया कि एक दफ़ा आ जाएगा, टिक कर दोगे तो वरना निकल जाएगा। आपने ऑप्शन लिख ली तो ठीक है, वरना निकल जाएगा। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज वो ऑडियो में लिसनिंग में आके वो कहेगा, एक बंदा दूसरे से पूछेगा कि यार सुबह किस टाइम जाना है आपने, तो वो अगला बंदा जवाब देगा कि 9 बजे जाना है। अब आप फ़ौरन से लिख दोगे कि यार 9 बजे जाना है, ठीक है। अब आपने लिख दिया और आप ये सोचने लग गए हो कि यार अगला आंसर क्या होगा। अब आप अगले आंसर का ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके अगले ही सेकंड वो बंदा दोबारा बोलेगा यार 9 बजे नहीं जाते, 10 बजे चलते हैं, मुझे सुबह 9 बजे ज़रा काम है। तो अब जो असली टाइम है ना, जो आंसर है वो 10 बजे होगा, लेकिन आप 9 बजे करके अगले वाले पे जा चुके होगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना कि बहुत ट्रिकी एग्ज़ाम भी हो सकता है आपके लिए। इस तरह से वो बार बार आपको फंसाने की कोशिश करेगा। वो देखना चाहेगा कि ये लकीर का फ़कीर है, ये दिमाग भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो यानी इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि सिर्फ लैंग्वेज का टेस्ट नहीं है, आपको ये फंसाने की भी कोशिश करते हैं। सीधा ऐसा नहीं है कि आपने बस लैंग्वेज से आपको जज किया जाएगा, बाकी चीज़ों के ऊपर भी आपको जज किया जाएगा। एक ही ईजी वर्ड को 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया होगा, आप कहेंगे पता नहीं दूसरा लफ्ज़ क्या है, उसका मतलब सेम होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जो पैसेज आया है, लेट्स सपोज रीडिंग में पैसेज आया है ना, उसके अंदर उसने कोई और वर्ड यूज़ कर लिया और
क्वेश्चन के अंदर उसने उसी वर्ड के लिए कोई और वर्ड यूज़ कर लिया, तो आप यही सोचते रह जाओगे कि पता नहीं ये क्वेश्चन इसके मैच ही नहीं हो रहा, ये तो गिवन ही नहीं है। हालांकि वो वोकेबलरी का डिफरेंस होता है, सिर्फ उसने वर्ड्स जो है ना वो इंटरमिंगल किए होते हैं। तो इस लिहाज से आपने अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग के लिहाज से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने अपनी स्किमिंग एंड स्कैनिंग वाली जो स्किल है ना उसको बहुत इंप्रूव करना है। आपने वर्ड टू वर्ड हर चीज़ को अगर पढ़ने लग गए तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, आपका आधा टाइम उसी में ज़ाया हो जाएगा। 3 पैसेज होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो आप अगर वर्ड टू वर्ड बैठ के पढ़ने लग गए ना तो आपका काम हो गया। अब एक उसमें क्वेश्चन होता है कि पैराग्राफ का आपने टाइटल देना होता है, टाइटल्स लिखे होते हैं और आपके पास 8-9 पैराग्राफ्स हैं। अगर आप सारे पैराग्राफ्स पढ़ के टाइटल ढूंढने लग गए ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप हर पैराग्राफ की पहली 2 लाइन्स पढ़ें और आखिरी 2 लाइन्स पढ़ें। हर पैराग्राफ की पहली 2 लाइन्स पढ़ें, आखिरी 2 लाइन्स पढ़ें, आपको उसके अंदर ही उसका टाइटल मिल जाएगा। आप वहाँ से मैच करके ईजीली वहाँ से उसको मैच कर सकते हैं। अगर आप एक एक वर्ड पढ़ने लग गए, जो कि पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन आपकी स्पीड हर बच्चे की उस तरह से नहीं हो पाती। मेरी रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे इस टिप ने बहुत हेल्प किया था कि मैं सिर्फ पहली 2 लाइन्स पढ़ता था, आखिरी 2 लाइन्स पढ़ता था, मुझे आंसर मिल जाता था, मैं उसको वहाँ से सेलेक्ट कर लेता था। अगर मैं वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने लगता था तो शायद मेरा आधे से ज़्यादा टाइम रीडिंग का उसी में निकल जाता। इस वजह से मेरा रीडिंग का जो है ना वो टाइम पे हो गया था। और 90% बच्चे जो है ना रीडिंग में यही कंप्लेन करते हैं कि यार टाइम नहीं था। उसके बाद एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लिसनिंग का टेस्ट देने लगे हैं ना तो आपने वॉल्यूम जो है ना उसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना। आपने मीडियम या मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है ताकि आपको क्लियर हो सके। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हैं ना तो वो कानों में चुभेगी और आपको मसला होगा पेपर सॉल्व करने से। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम जो है उसको मुनासिब करके रखना है। उसके बाद जी मैंने तो कंप्यूटराइज टेस्ट दिया था, तो मुझे घड़ी वाला इतना मसला नहीं था क्योंकि टाइम बिल्कुल ऊपर चल रहा होता है स्क्रीन के, तो आपको इतना मसला नहीं होता। आप बिल्कुल फ़ौरन देख सकते हो तो अच्छा 40 मिनट रह गए, 30 मिनट रह गए। अगर आप फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं तो आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना कि बार बार घड़ी को नहीं देखना। अगर आप घड़ी को देखेंगे फिर पेपर पे देखेंगे, फिर घड़ी को देखेंगे, फिर पेपर पे देखेंगे, तो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि यार अब आपने देख लिया ना टाइम के 50 मिनट है, तो आपने तकरीबन कम से कम भी ना एक अपना टाइम कर लें कि यार ये चीज़ कंप्लीट करके फिर टाइम देखूंगा, ये चीज़ कंप्लीट करके फिर टाइम देखूंगा, ये चीज़ कंप्लीट करके फिर टाइम देखूंगा। इससे होगा क्या कि आपका वो बार बार जो घड़ी और पेपर पे देखते हैं ना उससे आपकी सारी कंसंट्रेशन लूज़ होती है, वो नहीं होगी। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। तो जी ये थी कुछ टिप्स जो मैंने एग्ज़ाम दिया उससे हवाले से। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चन हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने में फ़ायदा हुआ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।